नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 के कुछ टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्नों को, जो कि आपको दरोगा अगर बनना है तो लेटेस्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा। जो उसकी अभी ठीक पहले ही 2017 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, उसी आधार पर 2021 में होने वाली परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि जिसका फॉर्म 1 अप्रैल से भरा जाना है। तो आइए देखते हैं हम कुछ प्रश्नों को और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ट्रिकी तरीके से। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है। इसमें बताना है कौन सा आरेख पोशाक, साड़ी और शर्ट के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यानी कि वेन आरेख का यह प्रश्न है, तार्किक वेन आरेख का यह प्रश्न है। तो इसमें सबसे अच्छा चित्र यह है जिसमें कि ये बाहर वाला वृत्त पोशाक और एक एक जो है ये साड़ी और शर्ट की, यानी कि सभी साड़ी और सभी शर्ट पोशाक होते हैं और पोशाक के अंतर्गत साड़ी और शर्ट आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है आपको कि अलग कौन है, अन्य से भिन्न कौन है। यानी कि 3 एक जैसे होंगे और एक उनसे अलग होगा, वही अलग आपको बताना है। इसमें ए में है मालदीव, बी में है भूटान, सी में है नेपाल और डी में है सेशेल्स। तो कुछ प्रश्न रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनमें आपको जीके की जानकारी अपेक्षित होती है, और ये प्रश्न ऐसा ही कुछ है। तो जब आपको भूगोल की जानकारी होगी तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि इसमें इस आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा कौन एशिया महाद्वीप में है, कौन अफ्रीका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इस तरीके से है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डी, क्योंकि सेशेल्स जो है ये अफ्रीका का भाग है, अफ्रीकी देश है, और बाकी सब जो है तीनों वो एशिया महाद्वीप के देश है। अब देखिए अगला प्रश्न है पूर्वानुमान से संबंधित, कथन और पूर्वानुमान। कथन में कहा जा रहा है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो छात्र प्रैक्टिकल बुक सम्मिलित नहीं कराते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि रिकॉर्ड बुक जमा करना अनिवार्य है अगर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होना है। तो इससे क्या पूर्वानुमान निकाला जा सकता है? तो पहला में लिख रहा प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक एक अनिवार्य है। तो सही है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि अगर रिकॉर्ड बुक नहीं जमा करेंगे तो परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि ये अनिवार्य है। जैसे आपसे कहा जाए अगर आपको दरोगा बनना है तो कम से कम स्नातक पास होना अनिवार्य है, यानी कि ये अनिवार्य है आपके लिए। अब दूसरा बात कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल परीक्षा तकनीकी रूप से मजबूत बनाती हो, लेकिन यहां पर इस कथन में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हम नहीं बता सकते हैं कि तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है या नहीं बनाती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, इसलिए पूर्वानुमान एकदम हवा में तीर नहीं चलाया जा सकता। इसलिए दूसरा वाला पूर्वानुमान नहीं निकलेगा, केवल पहला वाला पूर्वानुमान निकलेगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। ये सारे के सारे प्रश्न 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एन आई की इकलौती बेटी है। एन जो है ये आई की क्या है, इकलौती बेटी है, और बेटी को हम लोग माइनस से, यानी कि महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से दर्शाते हैं। तो ये तो पता चल गया एन जो है आई की बेटी है, इसलिए हमने एक पीढ़ी नीचे रख लिया। अगर आपको रक्त संबंध के प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत होती होगी तो मैंने रक्त संबंध ब्लड रिलेशन पर एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने बहुत विस्तार से समझा है। आप चाहें तो उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो रक्त संबंध में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मैं उतना विस्तार से आपको नहीं बता सकता। तो एन आई की बेटी है इसलिए एक पीढ़ी नीचे, और बेटी यानी कि महिला इसलिए माइनस हमने लिख दिया। अब ये पुरुष है कि महिला हमें नहीं पता है, ये अपने पिता की भी लड़की हो सकती है, अपनी माता की भी लड़की हो सकती है। अब अगली लाइन, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी है तो हम चाहें तो समझ में आने के लिए यहां 1 लिख दे रहे हैं, यानी कि एकमात्र बेटी है। बेटा कोई और हो सकता है 2-4, लेकिन बेटी तो सिर्फ इकलौती ही है, यानी और कोई इसकी बहन नहीं होगी, भाई हो सकता है। आई की शादी जे से हुई है, तो शादी वाला संबंध हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे कर देने का मतलब होता है पति पत्नी। तो ऐसे हमने बना दिया आई की शादी किससे हुई है, जे से हुई है,
अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि इन दोनों में पति कौन है पत्नी कौन है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया इन्हीं दोनों की संतान ये है। एन का कोई इसमें माता होगा, कोई इसका पिता होगा। मैं यहां पे विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप किसी न किसी तरीके से बात को समझ पाए। अगर जे के पिता के हैं, जे के पिता जो है, अगर जे पिता है यानी अब पता चल गया कि यानी ये प्लस है, तो ये पुरुष है यानी इसकी ये पत्नी है, ऑटोमेटिक के क्लियर हो गया। क्योंकि अभी भी भारतीय समाज में महिला महिला से और पुरुष पुरुष से विवाह नहीं करती है सामान्यतः, इसलिए ये प्लस है तो इसलिए हम इसको माइनस मान लिए, यानी ये पति है ये पत्नी है। तो कह रहा कि जे पिता है के का, जे पिता है इसलिए यानी एक पीढ़ी ऊपर है किसका, के का। अब ये इकलौती बेटी है, यानी अब इसकी कोई बेटी नहीं है, तो इससे ये पता चल गया कि यानी ये इसका बेटा होगा, क्योंकि इन दोनों ही की ये संतान हो गई, दोनों यानी इन दोनों की ये लड़की हो गई ये लड़का हो गया। अब यहां पे लड़की नहीं हो सकती क्योंकि इकलौती संतान थी। का के का एन से क्या संबंध है, यहां पर भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर लिखा रहे जिस नाम के आगे, जिस शब्द के आगे, जिस अक्षर के आगे, जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना होता है कि वो कौन है। यानी कि कुल मिला के बस इतना याद रखिएगा, का बराबर कौन है। का बराबर कौन है का मतलब ये है कि का जिस शब्द के नाम के आगे लिखा है उसी को बताना होता है ये कौन है। यानी कि के कौन है, यानी यही जो है कौन है, किसके हिसाब से, एन के हिसाब से, एन के हिसाब से। तो ये बहन है, लेकिन आपको बहन आंसर नहीं बल्कि ये कौन है, तो ये भाई है, ये भाई है इसका। तो हम लोग इसमें टिक कर देंगे भाई को। अगर विकल्प में बहन भी होता तो हम लोग बहन को टिक नहीं करते, यानी हमारा आंसर हो गया डी। अब देखिए अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का। तो सभी नाइट्रोजन अद्वितीय, जो ही बोलता है सभी हम लोग ऐसा चित्र बना लेते हैं, सभी नाइट्रोजन क्या है, अद्वितीय है। अब कह रहा है सभी उर्वरक उपयोगी है। अब इनमें से कोई संबंधी नहीं है, सभी उर्वरक सभी उर्वरक सभी उर्वरक उपयोगी है। इन दोनों का इन दोनों से कोई संबंध नहीं बनाया गया। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ उर्वरक उपयोगी है। उर्वरक की बात कर रहा है, उपयोगी की बात कर रहा है। देखिए भीतरी वाले वृत्त को सभी बोला जाता है, यानी इसका असली निष्कर्ष से निकलेगा सभी उर्वरक उपयोगी, क्योंकि भीतर वाले को हम लोग सभी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सभी में कुछ हाथ छुपा होता है, सभी में कुछ हाथ छुपा होता है, कि मतलब सभी उर्वरक उपयोगी है तो इसमें यह बात भी छुपा हुआ है कि कुछ उर्वरक भी उपयोगी होगा, क्योंकि जब सभी उर्वरक उपयोगी है तो उसमें कुछ उर्वरक अगर निकाल दिया है तो वो भी उपयोगी होगा। यदि हम कहें कि हमारे छात्र में, हमारे क्लास में सभी छात्र ईमानदार हैं, तो उसमें अगर कुछ छात्रों को भी बाहर निकाल दिया गया और पूछा गया कि ये कुछ छात्र ईमानदार हैं, तो हाँ कुछ छात्र भी ईमानदार ही होंगे, क्योंकि जब सभी छात्र ईमानदार हैं तो कुछ छात्र भी ईमानदार ही होंगे। तो उसी तरीके से जब सभी उर्वरक उपयोगी है तो कुछ उर्वरक भी उपयोगी होगा। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से रटे रहिएगा कि सभी में कुछ छुपा होता है। कुछ उर्वरक नाइट्रोजन होता है, उर्वरक की बात कर रहा है और नाइट्रोजन की, जबकि उर्वरक और नाइट्रोजन दूर दूर है, यानी इसका कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है। ये कह रहा है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, ये बात गलत है क्योंकि कोई उर्वरक नाइट्रोजन नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा पहला केवल निष्कर्ष सही हुआ इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, केवल अनुसरण एक करता है। अब अगला प्रश्न श्रृंखला परीक्षण से संबंधित है। तो मैंने बताया था जब भी श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है तो आपको ऐसा भी जैसा बनाना है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकाल देना है। यानी 11 में से 5 निकाल देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 6। अब बड़ी संख्या ऐसे भी जैसा बनाएंगे, 19 में से बड़ी संख्या है और 11 छोटी संख्या है। 19 में से 11 निकालेंगे तो 8, और फिर उसी तरह से 29 में से 19 निकालेंगे तो 10। तो अब रीजनिंग का दिमाग कर रहा है कि एक कदम पे 6 2 8, फिर अगले कदम पे 8 2 10, तो अगले कदम पे 10 2, यहां पे 12 होना चाहिए। तो जिस प्रकार से 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 10 29, उसी तरह से 29 और 12 कितना हो जाएगा 41। हमारा आंसर हो जाता है सी।
वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। त्वचा, कोशिका और मेलेनिन के बीच संबंध को दर्शाना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से हमारे टिश्यू ऊतक बनते हैं, और मेलानिन भी एक प्रकार की कोशिका है जो शरीर के रंग का निर्धारण करती, सांवला, गोरा या काला। तो इसके लिए हमारा चित्र हो जाता है बी सही। उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है, यानी अलग छांटना है, विजाती छांटना है, ऑड मैन आउट। तो यहां पर देखिए बी और बी समान है लेकिन तिरछे तिरछे, वाई वाई समान है, तिरछे तिरछे। उसी तरह से शून्य और शून्य तिरछे तिरछे, वर्ग और वर्ग तिरछे तिरछे, स्टार 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 तिरछे तिरछे। लेकिन यहां पर प्लस और प्लस सीधे सीधे है, वर्ग या आयत जो है वो सीधे सीधे है, इसलिए यही हमारा अलग है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब देखिए अगला प्रश्न है कैलेंडर का। अगर दिसंबर 15 2005 को शनिवार था तो दिसंबर 15 2004 को कौन सा दिन था? तो मैंने बताया है अपने वीडियो में। अगर आपको कैलेंडर में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे प्लेलिस्ट में कैलेंडर संबंधित कई वीडियो हैं, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। और मैंने कैलेंडर के ऊपर एक ई बुक भी बनाया हुआ है, चाहे तो आप उसे जाके परचेज भी कर सकते हैं, बहुत ही कम शुल्क में है, या वीडियो भी देख लेंगे तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर देखिए, अगर जब भी तिथि वही रहे, तिथि जो है वही रहे, यानी कि महीना और वर्ष, महीना और वर्ष नहीं, महीना और तारीख, महीना और तारीख वही रहे, और प्लस वर्ष अगला रहे, वर्ष अगला रहे, तो क्या करते हैं? तिथि वही रहे, यानी कि महीना और तारीख वही रहे, वर्ष अगला रहे या पिछला रहे। देखिए 15 दिसंबर इसमें भी है और 15 दिसंबर इसमें भी है, यानी महीना और तारीख एक ही है, लेकिन वर्ष अगला रहे, वर्ष अगला रहे तो +1 या +2 करते हैं, और तिथि वही रहे और वर्ष पिछला रहे, यानी ठीक पिछला, तो या तो -1 करते हैं या -2 करते हैं। 1 कब करते हैं प्लस या माइनस? जब साधारण वर्ष हो। 2 कब करते हैं? जब लीप वर्ष हो। लेकिन 2 लीप वर्ष देखते ही तुरंत 2 जोड़ या घटा नहीं देना है, बल्कि यह भी देखना है कि उसमें फरवरी सम्मिलित है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीप वर्ष है लेकिन उसमें फरवरी गणना में सम्मिलित नहीं है, तो 2 नहीं बल्कि हम लोग 1 ही जोड़ते या घटाते हैं। तो यहां पर हमें पीछे जाना है, तो आप पता करिए कि इसमें लीप वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष का लाभ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि 2004 इसमें लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन लीप वर्ष का लाभ मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे उल्टा जाना है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप क्या करिए, आपको उल्टा पूछ रहा है लेकिन आप समझिए सीधा ही, यानी कि 15 दिसंबर 2005 से आपको कहां जाना है, तो आप उल्टा लिखा लेकिन आप इसको सीधा ही समझ लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 4 ही लिखिए, से आपको जाना है 15 दिसंबर 2005। जाना तो वैसे हम लोग को उल्टा है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगा कि फरवरी का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सीधा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचिए कि आप कोई कोचिंग में एडमिशन लेते 15 दिसंबर 2004 को, और ये कोर्स 1 साल का है और ये 15 दिसंबर 2005 को समाप्त हो रहा है, तो आपको फरवरी जो 29 दिन का पड़ता है उसका लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप कोर्स 15 दिसंबर 2004 से शुरू कर रहे हैं, और ये जो 15 दिसंबर 2004 है इससे पीछे जब जाएंगे तब 29 फरवरी पड़ा होगा। ये 15 दिसंबर के बाद 15-16 दिन में तुरंत अगला साल शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको लीप वर्ष का लाभ कुल मिला के नहीं मिलेगा, और इसमें 2 नहीं बल्कि आपको सिर्फ 1 ही दिन घटाना चाहिए, यानी शनिवार है तो सिर्फ 1 ही दिन घटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। हमारा आंसर है बी, शुक्रवार। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसा प्रश्न यूपीएससी में एक पूछा जा रहा है हमेशा, तो ये वाला जो बिंदु है किसके किसके लिए कॉमन है, तो केवल वर्ग में है, और ये बिंदु आयत में भी पड़ रहा है, वर्ग में भी कॉमन है और आयत में भी है, लेकिन त्रिभुज से देखिए बाहर है ये बिंदु, त्रिभुज से ये बिंदु बाहर है। ध्यान से देखिए, केवल किसमें किसमें है, तो केवल वर्ग में ये बिंदु है और आयत में है, यानी ऐसा कॉमन जगह हम कहां बना सकते हैं, बिंदु दर्शा सकते हैं जहां पे वर्ग और आयत पड़े। अगर इसको देखा जाए 1 को, तो यहां पर अगर हम लोग बिंदु बना दे तो ये केवल आयत में होगा और वर्ग में होगा, और देखिए त्रिभुज इससे बाहर है,
देखिए ध्यान से आप, ये जो बिंदु अगर हम लोग यहां बनाते हैं तो ये त्रिभुज से बाहर है, यानी ये वाला चित्र हमारा सही है, ये आंसर हो जाए। बाकी और किसी में कोशिश करिए, अगर यहां बिंदु बनाएंगे तो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये त्रिभुज में भी आ जाएगा। यहां बनाएंगे तो भी त्रिभुज में आ जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे केवल वर्ग और आयत में आए, त्रिभुज में ना आए। उसी तरह से इसमें भी यहां बनाएंगे केवल आयत में, यहां बनाएंगे केवल वर्ग में, यहां बनाएंगे तो त्रिभुज आ ही गया, यहां बनाएंगे त्रिभुज आ ही गया। इसमें भी कोई कॉमन जगह नहीं, अब चेक कर लीजिएगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। ये इतना बताने वाला प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं यूपीएससी के लिए नए नए वीडियो समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।